हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डाउटनेट की क्लास में। बच्चों, आज हम संबंध और फलन का दूसरे नंबर का लेक्चर देखने जा रहे हैं, जिसमें मैं आपको समुच्चयों के ऊपर संक्रियाओं के बारे में बताऊंगा। बच्चों, वैसे तो आपने ये टॉपिक क्लास 11th में पढ़ लिया है, बट जैसा कि आप लोग जानते हो, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि सबसे पहले हम क्लास 11th का थोड़ा रिवीजन करेंगे, उसके बाद फिर बच्चों हम लोग इस अध्याय के टॉपिक्स को स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में भी हम क्लास 11th का रिवीजन करने वाले हैं। ओके बच्चों, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक आपको क्लास 12th में काफी जगह पर काम आएगा। ठीक है, तो इसलिए इस टॉपिक का रिवीजन करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके बच्चों, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। सबसे पहले बच्चों हम लोग ये देख लेते हैं कि हम इस अध्याय के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो देखो, इस अध्याय के अंतर्गत सबसे पहले हम समुच्चय का पूरा रिवीजन करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले जानेंगे समुच्चय क्या होता है, समुच्चय को कैसे निरूपित किया जाता है, उप समुच्चय क्या होता है, समुच्चयों के कौन कौन से प्रकार होते हैं, घात समुच्चय क्या होता है, इन सब के बारे में। और इन सब के बारे में बच्चों हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम जानेंगे समुच्चयों के ऊपर संक्रियाएं। फिर इसके बाद बच्चों हम संबंध के बारे में जानेंगे। अब संबंध में सबसे पहले हम समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल, संबंध, उसके बाद संबंध का प्रांत सह-प्रांत परिसर तथा संबंधों के प्रकारों के बारे में जानेंगे। फिर इसके बाद बच्चों हम लोग जानेंगे फलन के बारे में। अब फलन में सबसे पहले तो हम समझेंगे फलन को कि फलन होता क्या है। उसके बाद हम फलन का प्रांत सह-प्रांत व परिसर निकालना सीखेंगे। उसके बाद बच्चों हम फलनों के प्रकार देखेंगे और फिर हम फलनों का संयोजन और प्रतिलोम फलन के बारे में जानेंगे। ठीक है, और लास्ट में बच्चों हम जानेंगे द्विआधारी संक्रियाओं के बारे में। ठीक है, अब आज की क्लास में बच्चों हम सबसे पहले तो जानेंगे समुच्चयों के ऊपर संक्रियाएं, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे वेन आरेख के बारे में। ठीक है, इसके बाद हम समुच्चयों का सम्मिलन तथा सर्वनिश देखेंगे। उसके बाद हम समुच्चयों का अंतर देखेंगे। फिर बच्चों हम समुच्चय का पूरक ज्ञात करना सीखेंगे और इनके बच्चों हम गुणधर्म भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों आरंभ करते हैं हम अपनी आज की क्लास को। सबसे पहले बच्चों हम लोग देखते हैं सार्वत्रिक समुच्चय को। वैसे तो बच्चों सार्वत्रिक समुच्चय को थोड़ा बहुत मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था, बट फिर भी हम लोग इसको एक नए सिरे से देखते हैं। ठीक है, तो सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है? सार्वत्रिक समुच्चय, जैसा कि नाम से पता लग रहा है, सार्वत्रिक का मतलब जिसमें समस्त समुच्चय हो। ठीक है, जैसे कि उदाहरण की सहायता से मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए बच्चों मेरे पास कोई समुच्चय ए है, इसके अंदर मेरे पास अवयव है ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, एक समुच्चय बी है, इसके अंदर अवयव है ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई। ठीक है, एक मेरे पास समुच्चय सी है, इसके अंदर अवयव है जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी। एक समुच्चय डी है, इसके अंदर अवयव है ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स। ठीक है, और एक समुच्चय ई है, इसके अंदर अवयव है एक्स, वाई और जेड। ठीक है बच्चों, मान लो मेरे पास में ये 5 समुच्चय हैं। ठीक है, अब हमें एक ऐसा समुच्चय बनाना है, एक ऐसा समुच्चय बनाना है जिसके ये सभी समुच्चय उप समुच्चय हो। क्या करना है बच्चों? हमें एक ऐसा समुच्चय बनाना है जिसके ये सभी समुच्चय उप समुच्चय हो। तो यहां पर देखो, मैंने एक समुच्चय बनाया जिसमें ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल,
एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये सभी अवयव है। ठीक है, अब इस समुच्चय को बच्चों कहा जाता है सार्वत्रिक समुच्चय, और इसे बच्चों हम U से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? U से व्यक्त करते हैं। ठीक है, अब सार्वत्रिक समुच्चय एक ऐसा समुच्चय होता है जिसके अन्य सभी समुच्चय उप समुच्चय होते हैं। आप यहां पे ध्यान से देखोगे तो समुच्चय ए भी सार्वत्रिक समुच्चय का उप समुच्चय है, बी भी उप समुच्चय है, सी भी उप समुच्चय है, डी भी उप समुच्चय है, ई भी बच्चों इसका उप समुच्चय है। ठीक है बच्चों, तो एक ऐसा समुच्चय जिसके अंतर्गत इन सभी समुच्चयों के अवयव मौजूद हों उसे हम सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये होता है आपका सार्वत्रिक समुच्चय। ओके, अच्छा, अब इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं वेन आरेख के बारे में। ठीक है, अब वेन आरेख क्या होता है सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं। तो वेन आरेख बच्चों समुच्चयों को प्रदर्शित करने का तरीका होता है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि 10वीं क्लास में आप रैखिक समीकरण का आलेख खींचते थे। राइट बच्चों, आप रैखिक समीकरण का आलेख खींचते थे। सेम ऐसे ही समुच्चयों को प्रदर्शित करने के लिए हम लोग वेन आरेख बनाते हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, यहां पर बच्चों सार्वत्रिक समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय को आयत से प्रदर्शित किया जाता है, आयत से प्रदर्शित किया जाता है तथा इसके अन्य उपसमुच्चयों को इसके मतलब सार्वत्रिक समुच्चय के। ठीक है, चलो मैं इसके की जगह पर सार्वत्रिक समुच्चय लिख देता हूं। सार्वत्रिक समुच्चय के उपसमुच्चयों को वृत्त से निरूपित किया जाता है। अब बच्चों यहां पर मैं आपको जो मेजर पॉइंट है ना, मुख्य मुख्य बिंदु हैं, वही बता रहा हूं। मैं आपको यहां पर पूरी क्लास 11th का रिवीजन नहीं करा सकता क्योंकि ऐसे तो फिर बहुत ज्यादा टाइम निकल जाएगा। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं केवल आपको वो बता रहा हूं। ओके बच्चों, जैसे कि यहां पर देखो, इनको हम उदाहरण द्वारा समझते हैं। मान लो हमारे पास सार्वत्रिक समुच्चय है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, और इसके उपसमुच्चय है ए बराबर 2 4 6 8 10, बी बराबर 1 3 5 7 9, सी बराबर 2 3 4 5। ठीक है बच्चों, मान लो मेरे पास में सार्वत्रिक समुच्चय है U और इसके 3 उपसमुच्चय हैं A, B और C। अब बच्चों मुझे इनका वेन आरेख बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? देखो, सार्वत्रिक समुच्चय को हम बनाते हैं एक आयत द्वारा। तो इस तरीके से हमने एक आयत बना दिया। ठीक है बच्चों, ये तो हो गया आपका सार्वत्रिक समुच्चय। अब यहां पर आपके 3 उपसमुच्चय हैं। उपसमुच्चय को हम वृत्त द्वारा निरूपित करते हैं। ठीक है, तो एक ये बन गया, एक बच्चों हमारे पास ये बन गया, और एक मान लो हमारे पास में ये बन गया। ठीक है बच्चों, अब देखो यहां पर इनके अंदर अवयव कौन कौन से हैं। तो मान लो ये है आपका समुच्चय ए, ये है समुच्चय बी, ये है समुच्चय सी। अब समुच्चय ए में कौन कौन से अवयव हैं? 2 4 6 और 8। तो 6 यहां पर लगा लो, 8 यहां पर लगा लो,
2 यहां पर लगा लो, 4 यहां पर लगा लो। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार बी में क्या है, 1 3 5 7 9, तो 1 3 5 7 और 9 लगा लो। ठीक है, और समुच्चय सी में क्या है, 2 3 4 5, तो 2 3 4 5 हमने यहां पर ले लिए। ठीक है, बचे क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बचा। अच्छा, एक के अंदर 10 भी है, तो यहां पर हमने 10 लिख दिया। ठीक है, कोई अवयव बचा यू का, नहीं बचा, तो सारे के सारे अवयव यू के आ गए, ए के आ गए, बी के आ गए, सी के आ गए। तो ये हो गया बच्चों आपके यू ए बी सी का वेन आरेख। ओके बच्चों, तो इस प्रकार से समुच्चयों का वेन आरेख तैयार किया जाता है, जिसमें सार्वत्रिक समुच्चय को आयत द्वारा और इसके उप समुच्चयों को वृत्त द्वारा निरूपित किया जाता है। ओके, अच्छा, अब बच्चों हम लोग चलते समुच्चयों के ऊपर संक्रियाओं के बारे में। ठीक है, उससे पहले मैं आपको वेन आरेख के बारे में थोड़ा और बता देना चाहता हूं। ठीक है बच्चों, चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लो बच्चों मेरे पास ए समुच्चय है 1 2 3 और 4। ठीक है, बी समुच्चय है मेरे पास 3 4 5 और 6। सी समुच्चय हमारे पास 4 5 6 और 7। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास 3 समुच्चय हैं। यू सार्वत्रिक समुच्चय के अंदर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। मुझे इसका भी वेन आरेख बनाना है। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम खींचेंगे एक आयत। ये हमने एक आयत खींच लिया। ठीक है, इसके बाद में बच्चों इसके उपसमुच्चय के लिए वृत्त खींचेंगे, तो एक वृत्त ये हो गया। अब देखो, क्या ए और बी के बीच में कुछ उभयनिष्ठ अवयव हैं, तो यहां पर 3 4 है, यहां पर भी 3 4 है, तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। यदि कॉमन है तभी प्रतिच्छेद करेंगे, कॉमन नहीं है तो प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। यहां वाले में देखो, इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं था, इसलिए ए और बी ने प्रतिच्छेद नहीं किया। ए और सी में कॉमन था, इसलिए प्रतिच्छेद किया। बी और सी में कॉमन था, इसलिए प्रतिच्छेद किया। ठीक है, अब ये हो गया ए, ये हो गया बी। ओके बच्चों, अब देखो सी, क्या सी और ए में कॉमन है, बिल्कुल है। बी और सी में भी कॉमन है, तो ये भी बच्चों आपस में प्रतिच्छेद करेंगे। मान लो अब मेरे पास ये हो गया सी। ठीक है बच्चों, अब यहां पर देखो क्या क्या होगा, पहले जो कॉमन है उनको लिखो। तो ए और बी में कॉमन कौन कौन से, 3 और 4। 3 को मैंने यहां पे लिख दिया, 4 को मैंने यहां पे लिख दिया। ठीक है, अच्छा, अब क्या क्या रह गया, 1 और 2, तो 1 और 2 लिख दिया। बी में क्या रह गया, 5 और 6, तो 5 मैंने यहां पे लिख दिया और 6 मैंने यहां पे लिख दिया। अब सी के अंदर है 4 5 6 और 7, तो ये मैंने यहां पे लिख दिए। ओके बच्चों, सी में 4 5 6 7 आ गए, बी में 3 4 5 6 आ गया, ए में 1 2 3 4 आ गया। अब कौन कौन से रह गए, 8 9 और 10, वो मैंने यहां पे लिख दिए। तो ये हो गया आपका सार्वत्रिक समुच्चय, और ये हो गए ए बी और सी समुच्चय। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से वेन आरेख तैयार किया जाता है। ओके, अब हम चलते हैं बच्चों समुच्चयों के ऊपर संक्रियाओं के बारे में। ठीक है, तो देखो समुच्चयों के ऊपर मुख्यतः 4 तरह की संक्रियाएं होती हैं। जैसे बच्चों आप लोगों ने संख्याओं के ऊपर संक्रियाएं की थी ना 10वीं क्लास तक, ऐसे ही समुच्चयों के ऊपर संक्रियाएं होती है। ठीक है, अब पहली होती है समुच्चयों का सम्मिलन। ठीक है, जिसे हम लोग इंटरसेक्शन से, सॉरी सम्मिलन है ना, तो जिसे हम यूनियन से व्यक्त करते हैं। ठीक है, जिसे हम यूनियन से व्यक्त करते हैं। दूसरी होती है समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, जिसे हम इंटरसेक्शन से व्यक्त करते हैं। तीसरी होती है समुच्चयों का अंतर।
और चौथी होती है बच्चों समुच्चय का पूरक। और आज की क्लास में हमें इन्हीं के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं पहले नंबर की संक्रिया को, जिसका नाम है समुच्चयों का सम्मिलन। ठीक है, अब क्या होता है बच्चों सम्मिलन? देखो बच्चों, सम्मिलन का मतलब क्या होता है? सम्मिलन का मतलब होता है जुड़ना। क्या होता है सम्मिलन का मतलब? जुड़ना होता है। ठीक है, जैसे कि मान लो मेरे पास कोई समुच्चय ए है जिसमें कुछ अवयव हैं, एक समुच्चय बी है जिसमें कुछ अवयव है। ठीक है, मान लो ए के अंदर है ए, बी और सी, बी के अंदर है सी, डी और ई। ठीक है, अब समुच्चय ए और बी का सम्मिलन वह समुच्चय होता है जिसमें समुच्चय ए के भी अवयव होते हैं और समुच्चय बी के भी अवयव होते हैं। अर्थात समुच्चय ए और समुच्चय बी के सम्मिलित अवयवों से बनने वाला नया समुच्चय ही समुच्चय ए और समुच्चय बी का सम्मिलन समुच्चय कहलाता है। और इसे बच्चों व्यक्त किया जाता है यूनियन से। तो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मतलब होता है एक ऐसा समुच्चय जिसमें ए के भी अवयव होंगे और बी के भी अवयव होंगे, दोनों के समस्त अवयव होंगे। ठीक है, तो ए यूनियन बी हो जाएगा ए, बी, सी, डी और ई। यहां पर बच्चों आपको एक बात का याद रखना है कि अवयवों को रिपीट नहीं करना है। ठीक है, अवयवों को दो दो बार नहीं लिखना है। ऐसा नहीं है कि आप सी लिखने लग गए फिर सी लिखने लग गए, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो समुच्चय ए और समुच्चय बी का सम्मिलन वह समुच्चय होता है जिसमें समुच्चय ए और समुच्चय बी के सम्मिलित अवयव उपस्थित होते हैं। ठीक है, यहां पर समुच्चय ए के अवयव भी हैं और बी के अवयव भी हैं। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? ए, बी, सी, डी, ई। ये होता है बच्चों समुच्चयों का सम्मिलन। चलो इसको एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। मान लो मेरे पास यहां पर उदाहरण है। मान लीजिए कि ए बराबर है 2, 4, 6, 8, बी बराबर है 6, 8, 10, 12। आपको चाहिए ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी देखो क्या हो जाएगा। ए यूनियन बी बच्चों एक ऐसा समुच्चय होगा जिसके अंदर ए के भी अवयव होंगे और बी के भी अवयव होंगे। अब ए के अवयव ले लिए मैंने 2, 4, 6 और 8। इसमें बी के अवयव भी डालते हैं। अब देखो 6 है, 6 पहले से है, 8 है, 8 पहले से है, 10 ले लिया और 12 ले लिया। तो ये आपके पास आ गया ए यूनियन बी। क्या आ गया बच्चों आपके पास? ये आपके पास ए यूनियन बी आ गया, अर्थात ए और बी का सम्मिलन आ गया। ठीक है, अब बच्चों हम लोग देखते हैं सम्मिलन संक्रिया के कुछ गुणधर्मों को। ठीक है, तो यहां पर देखो पहला गुणधर्म है आपका ए यूनियन बी बराबर होता है बी यूनियन ए के, अर्थात समुच्चयों का सम्मिलन क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। ठीक है, ए यूनियन बी बराबर होता है बी यूनियन ए के, अर्थात समुच्चयों का सम्मिलन क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। ठीक है, दूसरा गुणधर्म है बच्चों ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर होता है ए यूनियन ऑफ बी यूनियन सी के। इसे कहते हैं हम साहचर्य नियम। ठीक है, तो समुच्चयों का सम्मिलन साहचर्य नियम का भी पालन करता है। ठीक है, इसके बाद तीसरा नियम है ए यूनियन फाई। किसी समुच्चय का रिक्त समुच्चय के साथ सम्मिलन वही समुच्चय होता है। ठीक है, इसे बच्चों हम लोग बोलते हैं तत्समक नियम। ठीक है, क्या बोलते हैं? तत्समक नियम। तो ए यूनियन फाई बराबर होता है ए के। ठीक है, इसके बाद चौथा गुणधर्म है ए यूनियन ए। किसी समुच्चय का उसी समुच्चय के साथ सम्मिलन स्वयं वही समुच्चय होता है। इसे कहते हैं हम वर्ग सम नियम। ए यूनियन ए बराबर में ए। ठीक है, इसके बाद पांचवा गुणधर्म है यू यूनियन ए। सार्वत्रिक समुच्चय के साथ समुच्चय ए का सम्मिलन सार्वत्रिक समुच्चय ही होता है। ठीक है, इसे बच्चों हम यू का नियम कहते हैं। तो समुच्चयों के सम्मिलन के कितने गुणधर्म है? 5। पहला गुणधर्म है क्रम विनिमय नियम, ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए। दूसरा गुणधर्म है साहचर्य नियम, ए यूनियन बी ऑफ यूनियन सी बराबर ए यूनियन ऑफ बी यूनियन सी। ठीक है, तीसरा गुणधर्म है ए यूनियन फाई बराबर में ए। इसे हम तत्समक नियम कहते हैं।
चौथा नियम है ए यूनियन ए बराबर में ए, इसे हम वर्ग सम नियम कहते हैं। पांचवा गुणधर्म है यू यूनियन ए बराबर होता है यू के, इसे हम यू का नियम कहते हैं। ठीक है, तो ये थे बच्चों आपके समुच्चयों के सम्मिलन के गुणधर्म। ठीक है, तो ये थी आपकी पहली संक्रिया। अब चलते हैं बच्चों हम दूसरी संक्रिया पर। दूसरी संक्रिया है आपकी समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। ठीक है, अब सर्वनिष्ठ का मतलब क्या होता है? सर्वनिष्ठ का मतलब होता है बच्चों कॉमन। देखो अंग्रेजी का आपने एक वर्ड पढ़ा होगा कॉमन, यानी कि हिंदी का एक वर्ड पढ़ा होगा आपने उभयनिष्ठ। ठीक है, उसी से बच्चों सिमिलर है ये सर्वनिष्ठ। ठीक है, तो क्या होता है समुच्चयों का सर्वनिष्ठ? समुच्चयों का सर्वनिष्ठ एक ऐसा समुच्चय होता है जिसके अंतर्गत उन समुच्चयों के जिनका हम सर्वनिष्ठ निकाल रहे हैं उनके उभयनिष्ठ अवयव मौजूद होते हैं। ठीक है, तो एक ऐसा समुच्चय जो कि समुच्चयों के उभयनिष्ठ अवयवों को लेकर के बनाया जाता है उसे हम समुच्चयों का सर्वनिष्ठ कहते हैं। जैसे कि मान लो, उदाहरण के तौर पर मान लो मेरे पास में समुच्चय ए है जिसके अंदर अवयव हैं 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, एक समुच्चय बी है, इसके अंदर अवयव हैं 3, 4, 6 और 8। ठीक है बच्चों, अब मैं आपसे कहता हूं कि समुच्चय ए और समुच्चय बी का सर्वनिष्ठ ज्ञात करो, तो इसका मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी। सर्वनिष्ठ को बच्चों हम इस प्रतीक से दर्शाते हैं। ठीक है, सम्मिलन को हम लोग इस तरीके से दर्शाते हैं, सर्वनिष्ठ को हम इस तरीके से। इसे हम बोलते हैं यूनियन और इसे हम बोलते हैं इंटरसेक्शन इंग्लिश में। ठीक है बच्चों, यूनियन और इंटरसेक्शन। अब ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब होता है एक ऐसा समुच्चय जिसके अंतर्गत समुच्चय ए और समुच्चय बी के उभयनिष्ठ अवयव मौजूद हो। ठीक है, अब समुच्चय ए और समुच्चय बी में उभयनिष्ठ कौन कौन है? देखो, एक तो 3 दोनों तरफ आ रहा है तो एक तो हो जाएगा 3, 4 दोनों तरफ आ रहा है तो एक हो जाएगा 4। तो इनसे मिलकर बनने वाला जो समुच्चय होगा वही ए और बी का सर्वनिष्ठ समुच्चय होगा। क्या होगा बच्चों? ए और बी का सर्वनिष्ठ समुच्चय। ठीक है, तो यदि आपको किन्हीं दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ समुच्चय निकालना हो तो इसके लिए आप उन दोनों समुच्चयों के उभयनिष्ठ अवयवों का समुच्चय बनाओगे। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर हो जाएगा 3, 4। ओके बच्चों, चलो इसको हम एक एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ए के अंदर है ए ई आई ओ यू, बी के अंदर है ए आई यू। ठीक है, हमें ए और बी का सर्वनिष्ठ निकालना है, अर्थात ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करना है। अब ये बच्चों एक ऐसा समुच्चय होगा जिसके अंतर्गत ए और बी के उभयनिष्ठ अवयव मौजूद होंगे। तो देखो, ए यहां पर आ रहा है, यहां पर भी आ रहा है, तो एक तो आ गया ए। ई यहां पर भी आ रहा है, यहां पर नहीं आ रहा तो ई नहीं होगा। आई यहां पर भी है, आई यहां पर भी है तो आई हो जाएगा। ओ यहां पर है, यहां पर नहीं है तो ये नहीं होगा। यू यहां पर भी है, यहां पर भी है तो यू भी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बच्चों आपके पास ए इंटरसेक्शन बी। क्या हो जाएगा? ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम समुच्चयों का सर्वनिष्ठ ज्ञात करते हैं। ओके, अब बच्चों हम लोग समुच्चयों के सर्वनिष्ठ के भी गुणधर्म देखते हैं। तो देखो, यहां पर सर्वनिष्ठ संक्रिया के कुछ गुणधर्म है। पहला गुणधर्म है ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है बी इंटरसेक्शन ए के। याद करो बच्चों, समुच्चयों के सम्मिलन में हमने पढ़ा था ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए। तो समुच्चयों का सम्मिलन भी क्रम विनिमय नियम का पालन करता है और समुच्चयों का सर्वनिष्ठ भी क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद दूसरा गुणधर्म है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसका मतलब समुच्चयों का सर्वनिष्ठ साहचर्य नियम का भी पालन करता है, क्रम विनिमय का भी करता है, साहचर्य का भी करता है। ठीक है, इसके बाद तीसरा गुणधर्म है फाई इंटरसेक्शन ए। रिक्त समुच्चय के साथ में समुच्चय ए का सर्वनिष्ठ रिक्त समुच्चय होगा। ठीक है,
फाई इंटरसेक्शन ए बराबर हो जाएगा फाई के, तथा सार्वत्रिक समुच्चय के साथ में ए समुच्चय का इंटरसेक्शन ए समुच्चय होगा। ठीक है, इसे बच्चों हम कहते हैं फाई का नियम और इसे हम कहते हैं यू का नियम। ये है फाई का नियम कि फाई इंटरसेक्शन ए बराबर फाई होता है, इसे हम भी कहते हैं यू का नियम, यू इंटरसेक्शन ए के बराबर होता है। ठीक है, इसके बाद चौथा गुणधर्म है आपका ए का ए के साथ ही सर्वनिष्ठ खुद ए समुच्चय होता है, इससे कहते हैं हम वर्ग सम नियम। क्या कहते हैं? वर्ग सम नियम। तो कुछ तो कॉमन नियम है जो कि आपने समुच्चयों के सम्मिलन में पढ़े थे और वो समुच्चयों के सर्वनिष्ठ में भी है। ठीक है, इसके बाद पांचवा जो इंपॉर्टेंट गुणधर्म है, यह इंपॉर्टेंट गुणधर्म, ये है ए इंटरसेक्शन ऑफ बी यूनियन सी बराबर होता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, इसे बच्चों हम कहते हैं वितरण का नियम। यहां पर इंटरसेक्शन यूनियन पर वितरित हो जाता है। देखो ए इंटरसेक्शन बी हुआ, फिर बीच में यूनियन आ गया, फिर ए इंटरसेक्शन सी हो गया। ओके बच्चों, तो इसे हम वितरण या बंटन का नियम कहते हैं। ओके, ये है आपके समुच्चयों के सर्वनिष्ठ संक्रियाओं के कुछ गुणधर्म। ओके बच्चों, अच्छा अब बच्चों हम लोग समुच्चयों के सम्मिलन और समुच्चयों के सर्वनिष्ठ को वेन आरेख की सहायता से और समझते हैं। ठीक है, अच्छा अब मान लो मेरे पास में ये कोई सार्वत्रिक समुच्चय है। ठीक है, ये मेरे पास बच्चों कोई सार्वत्रिक समुच्चय है यू, ये कोई समुच्चय है ए, ये कोई समुच्चय है बी, ये ए समुच्चय हो गया, ये बी समुच्चय हो गया। अब बच्चों मैं बात करता हूं ए यूनियन बी की, मतलब ए और बी के सम्मिलन की। तो ए और बी का सम्मिलन क्या होता है? ठीक है, अच्छा यहां पर सर्वनिष्ठ देखेंगे, सम्मिलन को हम यहां पर देखते हैं। ठीक है, यहां पर हम समुच्चयों का सम्मिलन देखते हैं। तो ये हमने बनाया सार्वत्रिक समुच्चय U, यहां पर ए समुच्चय, यहां पर बी समुच्चय। सम्मिलन का मतलब है कि ए और बी दोनों शामिल होने चाहिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों? ए यूनियन बी, ए यूनियन बी हो जाएगा आपका ये वाला क्षेत्र, जो अभी मैं आपको नीले कलर से बनवा रहा हूं ना, वो वाला क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगा बच्चों आपका समुच्चयों का सम्मिलन ए यूनियन बी। ठीक है, वहीं बच्चों यदि हम बात करें समुच्चयों के सर्वनिष्ठ की, तो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ हो जाएगा आपका ये वाला क्षेत्र, जो कि ए और बी दोनों में आ रहा है। ठीक है, ये क्षेत्र हो जाएगा आपका ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो यहां पर हमने समुच्चयों के सम्मिलन और सर्वनिष्ठ को वेन आरेख की सहायता से भी समझ लिया। अच्छा, अब बच्चों हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा असंयुक्त समुच्चय। ठीक है, अब असंयुक्त समुच्चय क्या होता है? मान लो बच्चों मेरे पास कोई दो समुच्चय इस प्रकार के हों जिनमें कोई भी उभयनिष्ठ अवयव ना हो। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लो ए के अंदर है मेरे पास 1 2 3 और 4, बी के अंदर है मेरे पास 6 7 8 और 9। अब मैं आपसे पूछता हूं कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? तो आपका आंसर क्या होगा? सर फाई होगा, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार के समुच्चयों को कहा जाता है असंयुक्त समुच्चय। ठीक है, तो असंयुक्त समुच्चय वे समुच्चय होते हैं जिनके लिए ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है फाई के, यानी कि ए और बी में कोई भी उभयनिष्ठ अवयव नहीं होता है। उन्हें बच्चों हम असंयुक्त समुच्चय कहते हैं। ठीक है, अब असंयुक्त समुच्चयों का वेन आरेख कैसा बनता है? तो इनका वेन आरेख बनता है इस प्रकार का। मान लो मेरे पास में ये कोई सार्वत्रिक समुच्चय यू है, ये समुच्चय ए हो गया, ये समुच्चय हो गया बच्चों बी, इनके बीच में कोई भी अवयव कॉमन नहीं है।
ठीक है, तो कुछ इस प्रकार का बनता है इनका ग्राफ। ओके, सार्वत्रिक असंयुक्त समुच्चयों का ग्राफ वेन आरेख इस प्रकार का बनता है, ग्राफ नहीं वेन आरेख। ठीक है, असंयुक्त समुच्चयों का वेन आरेख इस प्रकार का बनता है। ओके बच्चों, क्लियर ये चीज? क्लियर, बहुत अच्छी। अब चलते हैं बच्चों हम समुच्चयों के ऊपर, हमारी नेक्स्ट संक्रिया पर, जो है समुच्चयों का अंतर। ठीक है, अब जैसे बच्चों आपने संख्याओं के बीच में अंतर निकाला था ना, जैसे कि मान लो मैं आपसे कहूं कि 5 और 4 के बीच क्या अंतर है, तो आप क्या करते थे, 5 में से 4 को घटाते थे, आपका आंसर आता था 1। सेम ऐसे बच्चों हम लोग समुच्चयों के बीच में भी अंतर निकालते हैं। ठीक है, अब समुच्चयों के बीच अंतर क्या होता है? समुच्चयों के बीच अंतर होता है बच्चों, जैसे कि मान लो हमें समुच्चय ए और समुच्चय बी के बीच में अंतर निकालना है, तो इसको हम दर्शाएंगे a माइनस बी से। किससे दर्शाएंगे? a माइनस बी से दर्शाएंगे। और इसका मतलब होता है एक ऐसा समुच्चय जिसमें समुच्चय ए के अवयव तो मौजूद हो परंतु बी के अवयव मौजूद ना हो। ठीक है, एक ऐसा समुच्चय जिसमें समुच्चय ए के अवयव मौजूद हो परंतु बी के अवयव मौजूद ना हो, उसे बच्चों हम a माइनस बी कहते हैं। ठीक है, अच्छा मैं यदि लिखता b माइनस ए, तो इसका मतलब क्या होता? इसका मतलब होता एक ऐसा समुच्चय जिसमें b के अवयव तो हों परंतु a के अवयव ना हो, उसे बच्चों हम b से a का अंतर कहते हैं। ठीक है, तो a माइनस बी क्या होता है? a से b का अंतर, अर्थात एक ऐसा समुच्चय जिसमें a के अवयव है b के अवयव नहीं है। b से a का मतलब है, b से a का अंतर का मतलब है एक ऐसा समुच्चय जिसमें b के अवयव है a के अवयव नहीं है। ठीक है, अच्छा बच्चों यदि मैं इसे समुच्चय निर्माण रूप में लिखूं तो कुछ इस प्रकार से लिखूंगा, यहां पर कुछ x अवयव होंगे, जहां पर x आपका समुच्चय a का अवयव तो होगा परंतु x आपका समुच्चय b का अवयव नहीं होगा। ठीक है, सेम ऐसे यहां पर कुछ इस प्रकार के x अवयव होंगे कि x b का अवयव तो होगा परंतु x a का अवयव नहीं होगा। ओके बच्चों, तो ये होता है समुच्चयों का अंतर। चलो इसको एक उदाहरण द्वारा समझाता हूं। मान लो a समुच्चय मेरे पास में 1, 2, 3 और 4। b समुच्चय बच्चों मेरे पास 3, 4, 5 और 6। मैं बात करता हूं सबसे पहले a माइनस बी की। तो a माइनस बी का मतलब है एक ऐसा समुच्चय जिसमें a के अवयव तो हों परंतु b के अवयव ना हो। तो हम क्या करेंगे, इस केस में हम a के अवयव में से b के अवयवों को हटा देंगे। तो b में कौन कौन से अवयव है? 3, 4, 5, 6। यहां से 3, 4, 5, 6 को हटा दो तो ये उड़ गया, ये उड़ गया, जो शेष बचे वही होगा आपका a माइनस बी। ठीक है, सेम ऐसे यदि बच्चों में बात करूं b माइनस ए की, तो ये एक ऐसा समुच्चय होगा जिसमें b के अवयव तो होंगे परंतु a के अवयव नहीं होंगे। तो ये कौन सा समुच्चय बन जाएगा? a के अवयवों को हटा दो यहां से, तो 1, 2, 3, 4 उड़ा दो, क्या बच गया? 5 और 6। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास b माइनस ए। क्या हो जाएगा? b माइनस ए हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अच्छा अब बच्चों हम लोग चलते हैं एक एग्जाम्पल की तरफ। तो यहां पर एक एग्जाम्पल है, मान लीजिए कि a समुच्चय में है 1, 2, 3, 4, 5, 6, b के अंदर है 2, 4, 6, 8। तो a माइनस बी और b माइनस ए ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, हमें a माइनस बी निकालना है। इसका मतलब समुच्चय a में से समुच्चय b के अवयवों को हटा दो। तो b के अवयव क्या है? 2, 4, 6, 8। 2 हटाया, 4 हटाया, 6 हटा दिया, 8 तो यहां पर है नहीं। कौन कौन से अवयव बच गए a में? 1, 3, 5। तो ये आ गया a माइनस बी। इसी प्रकार यदि मुझे b माइनस ए ज्ञात करना है तो b में से a के अवयवों को हटा दो। अब 1, 2, 3, 4, 5, 6 हटा दो, तो 2 हट गया, 4 हट गया, 6 हट गया, क्या बच गया? केवल 8। तो यहां पर आ जाएगा केवल 8। ओके बच्चों, यहां पर क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा।
ठीक है, तो इस प्रकार से हम समुच्चयों का अंतर ज्ञात करते हैं। ओके बच्चों, अच्छा अब यहां पर बच्चों हम लोग समुच्चयों के अंतर को वेन आरेख की सहायता से और समझते हैं। ठीक है, तो मान लो मेरे पास में एक सार्वत्रिक समुच्चय है इस प्रकार से, ठीक है, ये मेरे पास में ए समुच्चय है, ये मेरे पास में बी समुच्चय है, ये ए समुच्चय हो गया, ये बी समुच्चय हो गया, ये सार्वत्रिक समुच्चय यू हो गया। सार्वत्रिक समुच्चय को हम आयत से व्यक्त करते हैं, इसके उप समुच्चय को वृत्त से व्यक्त करते हैं। ठीक है, अच्छा अब a माइनस बी क्या होगा? a माइनस बी का मतलब है एक ऐसा समुच्चय जिसमें a के अवयव तो हो परंतु b के अवयव ना हो, तो b वाला भाग हटा दो, a में से b वाला भाग हटा दो, तो कौन सा भाग बच गया? ये वाला भाग बच गया, जो कि मैं लाल कलर से बना रहा हूं। इसमें ए तो है परंतु बी नहीं है। ओके बच्चों, तो इसे हम कहेंगे ए माइनस बी। क्या कहेंगे इसे हम ए माइनस बी कहेंगे। ठीक है, अच्छा वहीं यदि बच्चों हम बात करें बी माइनस ए की, तो बी माइनस ए का मतलब है बी के अवयव हो ए के अवयव ना हो, तो बी वाले क्षेत्र में से ए वाले क्षेत्र को हटा दो, ए का इतना क्षेत्र है इसको हटा दो, तो कौन सा क्षेत्र बना? जो मैं काले कलर से बना रहा हूं वो वाला क्षेत्र बनेगा। ठीक है, ये वाला क्षेत्र बनेगा। ओके बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा आपका? b माइनस ए हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका b माइनस में ए। ठीक है, अच्छा अब यहां पर देखो जो बीच में क्षेत्र बना वो क्षेत्र क्या है? ये वाला क्षेत्र, तो ये होता है आपका a इंटरसेक्शन b। क्या होता है? ये होता है आपका a इंटरसेक्शन b। ठीक है, तो ये a माइनस बी है, ये b माइनस ए है, ये है a इंटरसेक्शन b। अब यहां से बच्चों एक चीज देखो कि a माइनस बी, b माइनस ए और a इंटरसेक्शन b, इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है, तीनों अलग अलग हैं। देखो क्या लाल और काले कहीं मिले? नहीं मिले। क्या लाल और नीले कहीं मिले? नहीं मिले। क्या नीला और काला कहीं मिला? नहीं मिला। इसका मतलब बच्चों तीनों क्षेत्र क्या होंगे? क्या होंगे? असंयुक्त होंगे। क्या होंगे? असंयुक्त होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब यहां से हमें एक बात पता चली है कि a माइनस बी कॉमा a इंटरसेक्शन b और b माइनस ए परस्पर असंयुक्त समुच्चय होते हैं। असंयुक्त समुच्चय होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था समुच्चयों का अंतर। अब बच्चों हम लोग चलते हैं हमारी अगली संक्रिया पर, जिसका नाम है समुच्चय का पूरक। क्या है? समुच्चयों का पूरक। ठीक है, अब बच्चों हम लोग इसको समझते हैं कि समुच्चयों का पूरक क्या होता है। ठीक है, तो आपने बच्चों पूरक शब्द वैसे सुना होगा अपने दैनिक जीवन में, जैसे कि आपसे कहा जाता है कि यार ये जो है वो तेरा पूरक है। जैसे कि ये होता है ना, घर में एक बड़ा भाई होता है, एक आप होते हो, राइट? ऐसा लगा लो आप छोटे हो, आपसे बड़ा एक बड़ा भाई है। अब बड़ा भाई जो है वो बहुत ज्यादा रेस्पॉन्सिबल है, वो जॉब भी करता है, बहुत काम करता है, आप घर पर बैठे हुए हो, आराम से मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हो, राइट? कुछ भी काम नहीं कर रहे हो। तो आपके घर वाले कहते हैं ना, तू तो अपने बड़े भाई का पूरक है, मतलब तू उसका जस्ट अपोजिट है। अपोजिट वर्ड आपने सुना होगा, राइट? तो अपोजिट वर्ड को बच्चों हिंदी में बोला जाता है पूरक। क्या बोला जाता है? पूरक बोला जाता है। ठीक है, जैसे कि मान लो मेरे पास कोई समुच्चय ए है, तो इसका जो पूरक होगा ना वह समुच्चय होगा जिसमें समुच्चय ए नहीं होगा। ठीक है, तो देखो जैसे कि आपने देखा होगा, मान लो मेरे पास में एक कोई व्यक्ति है, अब इसका पूरक व्यक्ति वह व्यक्ति होगा जिसमें वो गुण होंगे जो कि ए के अंदर नहीं होंगे, या फिर ए के अंदर जो गुण है वो उसके अंदर नहीं होंगे।
ठीक है बच्चों, वो होगा ए का पूरक। सेम इसी कंसेप्ट को लागू किया जाता है समुच्चय के अंदर। ठीक है, तो समुच्चयों के पूरक को प्रदर्शित किया जाता है डैश या फिर ट्रांसपोज से। ठीक है, जैसे मान लो समुच्चय ए है, इसका पूरक है, तो इसके पूरक को या तो हम ए डैश से निरूपित करेंगे या फिर ए के ऊपर टी लिखकर व्यक्त करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि समुच्चय ए का पूरक या समुच्चय ए का ट्रांसपोज यानी कि पूरक ही होता है। ठीक है बच्चों, तो ये होता है समुच्चय ए का पूरक। मतलब क्या होता है? मतलब इसका ये होता है कि इसके अंदर वो अवयव मौजूद होते हैं जो समुच्चय ए के अंदर मौजूद नहीं होते। ठीक है, अच्छा, अब गणितीय रूप में यदि बच्चों हम लिखें तो ए डैश बराबर होता है यू माइनस ए के। किसके बराबर होता है? यू माइनस ए के। मतलब यदि हम सार्वत्रिक समुच्चय में से ए समुच्चय के अवयवों को हटा दें तो शेष बचे अवयवों से बनने वाला समुच्चय समुच्चय ए का पूरक समुच्चय होगा। ठीक है, देखो ये तो है दुनिया भर के गुण, ये है ए के गुण। यदि हम दुनिया भर के गुणों में से ए के गुणों को हटा दें तो हमें ए का पूरक मिल जाएगा। ठीक है, आप ऐसे इसको समझ सकते हो। चलो बच्चों, इसको मैं एक उदाहरण द्वारा समझाता हूं। मान लो मेरे पास u है 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, और मेरे पास ए समुच्चय है 2 3 और 4। अब मुझे चाहिए ए का पूरक समुच्चय, तो ये हो जाएगा u माइनस ए के बराबर। ठीक है, अब सार्वत्रिक समुच्चय में से ए समुच्चय के अवयवों को हटा दो, तो 2 हटाया, 3 हटाया, 4 हटाया, क्या बच गया? 1 5 और 6। तो ये होता है बच्चों समुच्चय का पूरक समुच्चय। क्या होता है? समुच्चय का पूरक समुच्चय। ठीक है, चलो इसको हम एक उदाहरण द्वारा और समझते हैं। जैसे यहां पर मान लीजिए कि u हमें ये दे रखा है और a हमें ये दे रखा है, तो a डैश ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहां पर देखिए बच्चों a डैश क्या हो जाएगा? सिंपल सी बात आपको याद रखनी है कि a डैश बराबर होता है u माइनस a के। अब u में से a के अवयवों को हटा दो, तो 1 3 5 7 9 हटाए, 1 3 5 7 9 गए, कौन कौन से अवयव बच गए? 2 4 6 8 और 10। तो ये हो जाएगा ए का पूरक समुच्चय। क्या हो जाएगा? ए का पूरक समुच्चय हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल है, मान लीजिए कि u आपको ये दे रखा है, a आपको ये दे रखा है, b आपको ये दे रखा है, तो a डैश b डैश a डैश इंटरसेक्शन b डैश a यूनियन b ज्ञात कीजिए और फिर सिद्ध कीजिए कि a यूनियन b का डैश बराबर है a डैश इंटरसेक्शन b डैश की। ठीक है बच्चों, यहां पर देखो बच्चों हमने यूनियन का भी उपयोग कर लिया, सम्मेलन का भी उपयोग हो गया, सर्वनिष्ठ का भी उपयोग होगा और पूरक का भी उपयोग हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को समझ लो, आपकी समुच्चयों की संक्रियाएं क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं ए डैश। ए डैश क्या होता है बच्चों? u माइनस ए। अब u में से a के अवयवों को हटा दो, हटाए भाई, 2 और 3 हटा दिए, क्या बच गया? 1, तो 1 बच गया, 1 बच गया 4, 1 बच गया 5 और 1 बच गया 6। तो ये तो आ गया आपके पास में a डैश। अब बात करते हैं बच्चों b डैश की, तो ये हो जाएगा u माइनस b के बराबर। अब सार्वत्रिक समुच्चय में से b समुच्चय के अवयवों को हटा दो, तो b में कौन कौन से अवयव हैं? 3 4 5, इसमें से 3 उड़ाया, 4 उड़ाया, 5 उड़ाया, क्या बच गए? 1 2 और 6। तो ये आ गया बच्चों आपके पास b डैश। ठीक है, अब आगे हमसे कहा गया है a डैश इंटरसेक्शन b डैश। क्या निकालना बच्चों? a डैश इंटरसेक्शन b डैश। इसका मतलब हमें एक ऐसा समुच्चय चाहिए जिसमें समुच्चय a डैश और b डैश के सर्वनिष्ठ अवयव हों। क्या बच्चों? हमें एक ऐसा समुच्चय चाहिए जिसमें a डैश और b डैश के सर्वनिष्ठ अवयव हों। तो देखो दोनों के कॉमन अवयव क्या हैं? एक यहां पर भी आ रहा है, एक यहां पर भी आ रहा है, तो एक तो 1 हो गया। इसके अलावा 6 यहां पर भी आ रहा है, 6 यहां पर भी आ रहा है, तो 1 हो गया 6। तो a डैश इंटरसेक्शन b डैश बराबर हो जाएगा 1,6। ठीक है, आगे बच्चों हम बात करते हैं a यूनियन b की। अब a यूनियन b का मतलब क्या है? a यूनियन b का मतलब है एक ऐसा समुच्चय जिसमें समुच्चय a के भी अवयव हों और समुच्चय
बी के भी अवयव हो, दोनों के सम्मिलित अवयव होने चाहिए। तो ए में कौन कौन से अवयव हैं? 2 और 3, बी में 3 तो पहले ले चुका हूं मैं, 4 और 5। ठीक है, तो ये हो गया ए यूनियन बी। यहां तक क्लियर बच्चों क्वेश्चन? यहां तक देखो, ए डैश हमने निकाला यू माइनस ए से, बी डैश हमने निकाला यू माइनस बी से, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकाला ए डैश और बी डैश के कॉमन अवयवों को लेकर, ए यूनियन बी निकाला ए और बी समुच्चय के सभी अवयवों को लेकर। ठीक है, अब हमें आगे सिद्ध करना है ए यूनियन बी का डैश बराबर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है, तो बच्चों हम लोग निकालते हैं ए यूनियन बी का डैश। अब ये बराबर हो जाएगा u माइनस ए यूनियन बी के। ऐसा सोचो कि ये कोई समुच्चय C है तो u माइनस सी होगा ना, तो ऐसे मैंने इसको लिख दिया। अब u में से a यूनियन b को हटा दो, यानी कि 2 3 4 5 को हटा दो, तो 2 3 4 5 गए, क्या बच गया? 1 और 6। तो ये आ गया a यूनियन b का डैश। अब बच्चों इन दोनों समुच्चयों को ध्यान से देखो, तो दोनों में अवयवों की संख्या बराबर है, संगत अवयव बराबर हैं, तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर हो गया ए यूनियन बी के डैश के। यही बच्चों हमें यहां पर सिद्ध करना था, ये हमने यहां पर सिद्ध कर दिया। ठीक है, यही सिद्ध करना था, ये हमने यहां पर सिद्ध कर दिया। ओके बच्चों, तो ये थे समुच्चयों की संक्रिया पर आधारित कुछ उदाहरण। अब बच्चों हम लोग देखते हैं समुच्चयों के पूरकों के कुछ गुणधर्म। ये गुणधर्म बच्चों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, प्रतियोगी परीक्षाओं में काफी बार पूछे गए हैं और बोर्ड के पेपर में भी बच्चों ये लोग सिद्ध करने के लिए आते हैं। क्लास 11th में आते थे, 12th में नहीं आते। ठीक है, बट इनका यूज होगा। ओके, तो पहला नियम है पूरक का नियम, ये कहता है कि ए यूनियन ए डैश बराबर होता है यू के। दूसरा है ए इंटरसेक्शन ए डैश बराबर होता है फाई के। ठीक है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट डी मॉर्गन नियम, ये काफी जगह काम आएगा। ये होता है ए यूनियन बी का डैश बराबर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तथा इसका सेकंड पार्ट होता है ए इंटरसेक्शन बी का डैश बराबर ए डैश यूनियन बी डैश। ठीक है, इसके बाद तीसरा है द्विपूरक नियम, ये कहता है कि किसी समुच्चय का पूरक और फिर उसका पूरक पहले वाले समुच्चय के बराबर ही होता है, तो ए डैश का डैश ए के बराबर ही होता है। ठीक है, इसके बाद चौथा है फाई डैश और यू के नियम, ये कहते हैं फाई डैश बराबर होता है यू के और यू डैश बराबर होता है फाई के। तो ये थे बच्चों आपके समुच्चयों के पूरकों के कुछ गुणधर्म। ठीक है, अब आज की क्लास को बच्चों में यहीं पे समाप्त कर रहा हूं। समय हो गया बच्चों आपकी आज की क्विज का, तो सभी बच्चे तैयार हो जाइए आज की क्विज के लिए। बाकी की बातें हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये रहा बच्चों आपकी आज की क्विज का पहला प्रश्न। यदि समुच्चय ए में 1 2 3 हो, बी में 3 4 1 5 हो, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ये मुझे बताइए। जल्दी से बच्चों मुझे इस प्रश्न का उत्तर बताइए, क्या होगा ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी के बारे में बताइए। चलिए बच्चों अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, मान लीजिए कि यू के अंदर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ए के अंदर है 2 4 5 7 8, तो ए डैश बताइए क्या होगा? मतलब समुच्चय ए का पूरक समुच्चय बताइए क्या होगा? अगेन आपके पास 4 ऑप्शन है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये भी बच्चों बहुत आसान प्रश्न है। बच्चों आपका समय होता है यहां पर समाप्त। अब देखते हैं इनके उत्तर। तो पहला प्रश्न क्या था? ए के अंदर है 1 2 3, बी के अंदर है 3 4 1 5, तो ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करना था। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है बच्चों? एक ऐसा समुच्चय जिसमें ए और बी के उभयनिष्ठ अवयव मौजूद हों। तो यहां पर देखो एक आ रहा है, यहां पर भी एक आ रहा है, तो एक तो हो जाएगा 1, 2 यहां पर आ रहा है, यहां पर नहीं आ रहा, 3 यहां पर भी है, 3 यहां पर भी है, तो 1 हो जाएगा 3। तो 1, 3 ये ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, मतलब बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है आपका ये, यहां पर आपको ए डैश निकालना है। अब ए डैश किसके बराबर होता है? u माइनस ए के। u में से ए के अवयवों को हटा दो,
तो 2 4 5 7 हटा दिए, 2 4 5 7 और 8, ये बच्चों मैंने यहां पर हटा दिए। क्या बच गया मेरे पास? 1 3 6 9 और 10। तो ये हो गया मेरे पास A डैश। 1 3 6 9 10, तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? सी विकल्प। ठीक है, तो ये थे बच्चों आपके आज के क्विज के आंसर। अब आप में से काफी सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये चीज तो हमें पहले से ही आती है, ये क्यों बता रहे हो? बेटा ये चीज मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये चीज आपकी क्लास 12th के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आपको ये चीजें नहीं आएंगी ना तो फिर बच्चों आपको आगे चलकर दिक्कत होगी। ठीक है, तो इसलिए मैं ज्यादा टाइम दे रहा हूं अभी क्लास 11th के रिवीजन पर, ताकि यदि आपको क्लास 11th अच्छे से आ गई तो फिर बच्चों क्लास 12th पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आज का सेकंड लेक्चर भी हमारा क्लास 11th के रिवीजन पर ही था। ठीक है, अब आज की क्लास को बच्चों मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूं। आज की क्लास को होमवर्क ऐप पर डाल दिया गया है, आप लोग होमवर्क सेक्शन जाकर आज का होमवर्क डाउनलोड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास भी बच्चों जो हमारी होगी ना वो भी क्लास 11th पर ही होगी, बट उसमें हम बात करेंगे अब संबंध के बारे में। ठीक है, जो आपने क्लास 11th में संबंध एवं फलन के अंतर्गत पढ़ा है ना, उसके बारे में बच्चों हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे समुच्चयों के कार्तीय गुणनफल के बारे में। फिर उसके बाद बच्चों हम बात करेंगे संबंध के बारे में कि संबंध क्या होता है, प्रांत परिसर सहप्रांत क्या होते हैं संबंध के, संबंध को कैसे निरूपित किया जाता है, XYZ। ठीक है, तो इस तरह की छोटी छोटी बातें संबंधों से संबंधित वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके बच्चों, तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, जल्दी मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट क्लास में। अच्छा, एक काम बहुत बढ़िया रहेगा, यदि आप नेक्स्ट क्लास जब पढ़ने आओगे तो उससे पहले आप थोड़ा सा रिवाइज करके आओगे संबंध को, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ठीक है, तो करके आओगे ना रिवाइज? ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, जल्दी मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।